Poisson distribution में let's look at the definition and the points which are given in the slide, and then we can elaborate on it. Experiments yielding numerical values of a random variable x, the number of outcomes occurring during a given time interval or in a specified region are called Poisson experiments. कुछ experiments हो रहे हैं जिसमें हमें numerical values मिल रही हैं. For example, हम टेम्परेचर वेदर नोट कर रहे हैं कि आज के दिन में 24 आवर्स में टेम्परेचर कितना रहा, या हर 2 घंटे के बाद टेम्परेचर नोट कर रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट ये है टेम्परेचर नोट करना, और हम किसी खास इंटरवल में या किसी खास ड्यूरेशन में या स्पेसिफाइड रीजन के कुड बी एनीथिंग जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल टाइम अगर 2 घंटे का है तो वो हमारे गिवन टाइम इंटरवल हो जाएगा जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, और जो हमें टेम्परेचर्स मिल रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही हैं रैंडम वेरिएबल की. इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं कि पर पर्सन 100 लोगों के अंदर में से कितने लोग हैं जिनको फ्लू हो रहा है एक पर्टिकुलर डे पे, तो पर पर्सन यानी हमने ओवरऑल अगर 100 लोगों के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया है तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट का जो रेंज है वो 100 लोग हैं. सो रीजन एक बहुत जेनेरिक टर्म है और इसको हम बहुत जगहों पे इस्तेमाल करेंगे सवालों में. इट मीन्स कि हम जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल रहे हैं वो किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट निकाल रहे हैं, किसी टाइम के अगेंस्ट निकाल रहे हैं. हमें कोई ना कोई ड्यूरेशन दी हुई है, कोई ना कोई रीजन दिया हुआ है जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट वैलिड है, उसके बाहर वैलिड नहीं है. अगर आज मैंने टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिए हैं कराची में हर 2 घंटे के बाद, तो आज ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है ना वो वेडनेसडे पे वैलिड होगा, ना वो मंडे पे वैलिड होगा, ना वो अगले ट्यूसडे पे वैलिड होगा. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कि किसी टाइम इंटरवल को से रिलेटेड होते हैं या स्पेसिफाइड रीजन से रिलेटेड होते हैं वो पॉइसन एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं. और टाइम इंटरवल मैंने आपको जैसे बताया कुछ भी हो सकता है, मिनट्स, डे, वीक्स, मंथ्स, किसी भी इंटरवल में ले सकते हैं. और स्पेसिफाइड रीजन क्या हो सकता है, कोई लाइन सेगमेंट हो सकता है. लाइन सेगमेंट पे अगर हम तलाश करना चाह रहे हैं कि भाई इसका सेंटर कहाँ होगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, या सेंटर से कितने पॉइंट्स पास हो रहे हैं या कितनी लाइंस पास हो रही हैं, या हम कोई वॉल्यूम है उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं कि इस वॉल्यूम के अंदर कितने में वाटर फिल हुआ है, या अगर हम गैस फिल करें तो it's actually related to some specified region या टाइम इंटरवल. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पॉइसन एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं, और ये किसी एक रेंज में होते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट्स किसी एक डिफाइंड इंटरवल या रेंज के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाहर वैलिड नहीं होते. सो ऑब्वियसली जो पूरा प्रोसेस है इसको पॉइसन प्रोसेस कहेंगे, जिसमें हमने पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और ये सोचा कि ये 2 घंटे के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना है, 4 घंटे के लिए करना है, 3 घंटे के लिए करना है, या हमें किसी वॉल्यूम के लिए या किसी एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर हमें देखना है कि क्या कितने लोग आके खड़े होते हैं. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सच एक्सपेरिमेंट्स जिसमें इंटरवल्स और रीजन्स की बात हो रही है और उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करने वाला कुछ काम कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल में हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही हैं. सो ऐसे एक प्रोसेस पॉइसन प्रोसेस कहलाता है जिसके अंदर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और पॉइसन प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली पॉइसन प्रोसेस में क्यों पढ़ना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड. प्रोसेस से ही एक्सपेरिमेंट जनरेट हुआ है, तो इसके पीछे इसकी क्या कंडीशंस होंगी या इसको जब डिफाइन किया जाएगा तो इसमें ये चीज़ें मीट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे पॉइसन प्रोसेस है. पहली चीज़ तो ये कि पहले भी आपसे बात की पॉइसन एक्सपेरिमेंट में प्रोसेस के लिए भी यही ट्रू है कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी आपको मिल रहे हैं कि भाई एक ट्रायल में 2 घंटे में इतनी दफ़ा बारिश हुई, 1 घंटे में इतने कस्टमर्स गैस स्टेशन पे आकर उन्होंने गैस फिल कराई. सो जो भी हमने टाइम इंटरवल के दरमियान में आउटकम्स मिले हैं वो सिर्फ उसी इंटरवल में वैलिड हैं. उसके बाहर कोई भी इंटरवल ले लें, हम कोई भी 2 घंटे ले लें, उसके जो आउटकम्स आएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे. हमारा जो एक्सपेरिमेंट 2 घंटे का हुआ है वो सिर्फ हमारे 2 घंटे के लिए वैलिड है, और पूरी प्रोबेबिलिटी उसी के लिए ही निकलेगी, सबके लिए नहीं निकल सकती कि बाकी 2 घंटे में क्या होगा, तीसरे घंटे में क्या होगा. वी कैन नॉट डू इट. उसके अलावा अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी आउटकम की आने की किसी छोटे इंटरवल में, 2 मिनट के अंदर बारिश 3 दफा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 15 मिनट के अंदर 10 लोग गैस फिल कराएंगे गैस स्टेशन से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो अगर इंटरवल बहुत छोटा है या रीजन बहुत छोटा है, सो
इन दैट केस प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है इंटरवल और रीजन के लिए। जितने बड़े इंटरवल पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। अगर आपने इंटरवल बहुत छोटा ले लिया, जैसे मैंने बताया 2 मिनट ले लिया, आधा घंटा ले लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उस किसी भी आउटकम को आउटकम के अकर होने की प्रोबेबिलिटी उस इंटरवल में कम हो जाएगी। अगर आपने अपना एक्सपेरिमेंट हफ्ते के लिए किया है, डेज के लिए किया है, तो ऑब्वियसली जो आउटकम्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी आउटकम की होने की अकर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। So the smaller is the short time interval, you the lesser or the smaller is the probability, और almost negligible भी हो सकती है कि probability 0.0000 something आ जाए। तो एक्सपेरिमेंट आप बहुत शॉर्ट इंटरवल में देख रहे हो, रीजन में देख रहे हो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे हमने कहा, इंटरवल्स के अंदर हम देखते हैं रीजन में, किसी रीजन में इंटरवल में हम देख रहे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट का ये आउटकम हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो फॉर्मूले में रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आउटकम्स रकरिंग इन अ गिवन इंटरवल। अगर जैसे हमें चार लोगों ने फिल करवाई गैस आधे घंटे में, तो इंटरवल क्या है? आधा घंटा है। 4 लोगों ने फिल करवाई, रैंडम वेरिएबल हमारा 4 हो जाएगा। सही है। फॉर्मूले में अब आप देख लें क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, फॉर्मूला कैसे बनाया गया इसका। पी इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक में हमने जी रैंडम वेरिएबल यूज किया था, पॉइजन के लिए पी यूज करेंगे। एक्स सेमीकोलन एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, सेमीकोलन लैम्डा टी। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज लैम्डा टी। फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस लैम्डा टी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा टी टू द पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। सो आप देख लें जो रैंडम वेरिएबल जिसमें नंबर ऑफ आउटकम हम देखना चाह रहे हैं जितने ड्यूरेशन में, रैंडम वेरिएबल x है। जितने टाइम इंटरवल में देखना चाह रहे हैं वो t है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम और रीजन। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम क्या हो। पर यूनिट टाइम लैम्डा है, और जब टोटल टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टाइम और टाइम के यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं बता भी देती हूँ आपको लिख के, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है। लैम्डा जो है, अगर लैम्डा टी अगर हम देखना चाहते हैं कि लैम्डा टी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर जगह पे लैम्डा टी दिया हुआ है, तो लैम्डा टी में एनी वैल्यू पर यूनिट टाइम आपको दी, क्योंकि लैम्डा क्या है? एवरेज वैल्यू पर यूनिट टाइम। एक दिन के अंदर इतना काम होता है, तो बताइए 2 दिन के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लैम्डा टी है एनी नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट टाइम, और फिर जब टोटल टाइम जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं आप। सो बेसिकली लैम्डा टी के अंदर टी से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि लैम्डा टी के अपने अंदर आउटकम्स डिवाइड बाय टी है, और जब टी के यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे। लैम्डा टी आपको एक्चुअली एवरेज वैल्यू, टोटल एवरेज वैल्यू देता है, पर यूनिट टाइम नहीं देता, क्योंकि पर यूनिट टाइम टी से कैंसिल हो गया। लैम्डा के साथ टी से रखा गया, क्योंकि पर यूनिट टाइम और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे। सही है। तो आई थिंक आई मेड इट क्लियर कि लैम्डा टी का कॉन्सेप्ट क्या है, और पॉइजन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि लैम्डा टी को इस्तेमाल कैसे करना। मीन और वेरियंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे निकलती है? मीन भी लैम्डा टी के बराबर है, एवरेज वैल्यू लैम्डा टी से मैंने अभी आपको बता दिया, एवरेज वैल्यू सिर्फ पर यूनिट टाइम नहीं, क्योंकि पर यूनिट और टाइम कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू मिल जाती है। और वेरियंस भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा टी से ही निकलता है। लैम्डा टी जो कि एवरेज वैल्यू है, उसको टेबल्स में या बहुत जगहों पे म्यू भी कहा गया है। म्यू, अगर आपको, क्योंकि यू मस्ट know this symbol, you must have used this. So mu is lambda t. सही, म्यू का वेरिएबल यूज करते हैं म्यू। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट्स, और हम देखते हैं कि अब आगे इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ काउंटर इन 1 मिलीसेकंड। लैम्डा क्या है? is 1 millisecond is 4. Average number of radioactive particles passing through a counter in 1 millisecond is 4. So lambda है 4 particles पास हो रहे हैं in 1 millisecond. lambda की वैल्यू है 4 पर मिली डिवाइडेड बाय पर मिलीसेकंड। तो अब
टाइम भी हमें मिली सेकेंड में चाहिए ताकि मिली सेकेंड आपस में कैंसिल हो और हमें फिर यूनिटलेस नंबर मिल जाए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 6 पार्टिकल्स, सवाल हमसे 6 पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया कि 6 पार्टिकल्स यानी 6 आउटकम्स मिलेंगे हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो x कितना हो गया 6 इन अ गिवन मिली सेकेंड। 6 पार्टिकल्स काउंटर में एंटर होंगे एक गिवन मिली सेकेंड में, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। इट मीन्स टी भी हमें 1 मिली सेकेंड दिया हुआ है क्योंकि जिस सवाल भी हमसे 1 मिली सेकेंड की ड्यूरेशन में पूछा हुआ है और जो लेमडा दिया हुआ है वो भी हमें 1 मिली सेकेंड की ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली जब टी मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा के साथ तो 1 मिली सेकेंड और जो इसमें लेमडा में डिवाइड में डिवीजन में डिनोमिनेटर में मिली सेकेंड आ रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे, जवाब में से 4 मिल जाएगा। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। और अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो लेट्स आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन फॉर यू, क्योंकि आपको लेमडा मिला है 4 डिवाइडेड बाय मिली सेकेंड और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको जो आप जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 1 मिली सेकेंड, टी भी 1 मिली सेकेंड है। सो यू विल गेट 4 एज दी लेमडा टी। लेमडा टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 4 अब मिल गई है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि टी और लेमडा टी में जो यूनिट जो भी दिया हुआ है वो सेम करें आप। अगर वो सेम नहीं है तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे और आपको यूनिटलेस डेटा नहीं मिलेगा। सो अगर लेमडा दिया हुआ था मिली सेकेंड में और टी दिया हुआ है सेकेंड में, या तो दोनों को मिली सेकेंड करें या मिली सेकेंड को सेकेंड में करें या पूरा सेकेंड में करें ताकि आपस में कैंसिल हो और आपको आंसर मिल जाए। सो अब P6 सेमीकोलन 4 कैसे निकलेगा? इसके लिए ऑब्वियसली हमें e टू द पावर -4 क्योंकि e टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 6। 4 क्या है? x टू द पावर लेमडा टी, सॉरी लेमडा टी टू द पावर x होता है तो लेमडा टी 4 आ गया और टू द पावर x में आपने 6 लिख दिया डिवाइड बाय x फैक्टोरियल व्हिच इज 6 फैक्टोरियल। तो 0.1042 आपको जवाब मिल जाएगा। Now let's look at the other question. 10 is the average number of oil tankers arriving each day. It means क्या है? 10 per day. 10 एवरेज वैल्यू है पर डे, यानी यूनिट यहाँ पे क्या है? पर डे है। 10 टैंकर्स आते हैं किसी पोर्ट सिटी पे। The facilities at the port can handle at most 15 tankers per day. किसी भी दिन 15 से ज़्यादा 15 टैंकर्स जो है वो पोर्ट हैंडल कर सकता है। So what is the probability that on a given day tankers have to be turned away? Probability क्या होगी? किसी एक खास दिन, यानी यहाँ पे भी हमें क्या यूनिट दिया हुआ है? डे, और जो सवाल दिया हुआ है लेमडा वो भी डे में दिया हुआ है। दैट मींस यूनिट सेम हो गए, हमें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑन अ गिवन डे टैंकर्स हैव टू बी टर्न्ड अवे, तो अगर हम देखें 15 से ऊपर अगर टैंकर्स होंगे तो पोर्ट उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो चुकी है। हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि अगर टैंकर 15 से ज्यादा हो जाए किसी एक खास दिन तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। सो ग्रेटर देन 15 क्योंकि मैक्सिमम जो हैंडल कर सकता है पोर्ट वो 15 है। तो जब भी ग्रेटर देन के क्वेश्चंस होते हैं आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? 1 माइनस करके सॉल्व करते हैं क्योंकि ग्रेटर में तो आपको पता ही नहीं कहाँ तक डेटा जाएगा। तो 1 माइनस x लेस देन इक्वल टू 15 में हम सॉल्व करेंगे तो 15 तक की वैल्यूज हम 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली हाउ टू डू दिस, ये सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप 0 से लेके 15 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज निकालें। पहले x की वैल्यू 0 पे निकालें, 1 पे निकालें, 2 पे निकालें, 3 पे, 10 तक सारी निकालें जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है और उनमें से माइनस कर दें। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो सम्स हमें, जिस तरह बाइनोमियल में हमें सम अवेलेबल थे इस तरह पॉइजन में भी हमें सम अवेलेबल होता है। हम सम निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सम 0 से स्टार्ट हो रहा हो और किसी खास वैल्यू तक जा रहा हो तो वहाँ 0 से जो सम स्टार्ट हो रहा होगा वो हम निकाल सकते हैं। जैसे 15 तक का सम निकालना है तो 15 तक का सम टेबल तक निकाल सकते हैं। 3 से अगर 15 दिया हुआ था तो वो हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन 0 से अगर सम दिया हुआ, जो बाइनोमियल में हमने यही किया था 0 से ऑनवर्ड्स अगर हमें सम निकालना है तो हम निकाल सकते थे। सो हम इसको टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से कैसे? टेबल आप कैसे देखेंगे? देखेंगे प्रोबेबिलिटी सम्स का टेबल होता है, पॉइजन का जो टेबल होता है के पीछे आप देखेंगे A.2 टेबल है और इस सम का टेबल है। इस टेबल को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? म्यू, मैंने अभी बता दिया। म्यू क्या होता है? लैम्डा टी। इस सवाल में, इस पिछले वाले सवाल में 10 लैम्डा टी है क्योंकि 10 पर यूनिट डे और जब टी भी
डे में है तो पर यूनिट डे और टी भी डे है, डे आपस में कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा टी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमें म्यू चाहिए एक और इसमें एक्स चाहिए। एक्स ऑब्वियसली में कहाँ से कहाँ निकालना है, 0 से 10 निकालना है। एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 10 तक की है और म्यू कितना है हमारे पास, यानी लैम्डा टी कितना है, मीन कितना है, वो भी 10 है। सॉरी ये हमें 0 से 15 तक निकालना था, ये जो पिछला सवाल जो क्वेश्चन है उसमें समीशन 0 से 15 तक। तो सम यानी जो सम की वैल्यू है हमें कहाँ तक देखनी है, 15 तक। और म्यू की यानी मीन की कौन सी, लैम्डा टी की कौन सी वैल्यू के लिए हमें सम देखना है, 10। सो 10th के कॉलम में हम जाएंगे और इसमें जाके 15 के लिए हम देख लेंगे कि सम की वैल्यू क्या है। तो 15 पे जो वैल्यू होगी बेसिकली वो 15 तक सारे वैल्यूज को सम करके यहाँ पे मिल रहा होगा 0.9513। सो 0.9513 हम न्यूमेरिकली खुद भी मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले से, और हम टेबल से भी देख सकते हैं जवाब 0.0487 है। तो आई होप आपको ये टेबल इस्तेमाल करना समझ में आ गया। इट्स वेरी सिंपल, आपको लैम्डा पता होना चाहिए, लैम्डा टी पता होना चाहिए, और सम 0 से ऑनवर्ड्स कहाँ तक निकालना है वो पता होना चाहिए। यू कैन फाइंड इट आउट। सही है। इसके क्वेश्चंस एवरेज जो डेटा होता है वो एवरेज के फॉर्म में दिया हुआ होता है, और किसी ड्यूरेशन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, किसी दिन के लिए, किसी मिली सेकेंड में, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको पॉइसन से सॉल्व किए जाते हैं। अब अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, यानी जिसके लिए भी आप जो भी हम जिसको भी हम क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि हाइपरज्योमेट्रिक जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सैम्पल स्पेस, और अगर जो आइटम्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनका अगर रेशियो बहुत स्मॉल हो गया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा थे और आप उसमें से बहुत छोटा सिलेक्शन किया है, तो उन्होंने देखा था हम उस सवाल को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बायनोमियल के जरिए। बायनोमियल के जरिए भी सवाल सॉल्व हो सकता है। तो इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम बायनोमियल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आई थिंक एक सवाल और है, और वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है। प्रोबेबिलिटी, एक एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी किसी भी गिवन डे पे 0.005 है, और सारे एक्सीडेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे टी क्या है, गिवन डे है। सो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.005 है और एक्सीडेंट्स इंडिपेंडेंट है। What is the probability that in any given period, पीरियड की बात की गई, ड्यूरेशन की बात गई, इट मीन्स के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के से रिलेटेड क्वेश्चन है। At any given period of 400 days, there will be an accident on one day. 400 दिन के पीरियड में एक एक्सीडेंट होगा एक दिन, ठीक है। सो एक्स यानी हमें एक एक्सीडेंट की के बारे में क्वेश्चन किया गया, एक्स की वैल्यू 1 है, लेमडा कितना है 0.005 पर डे, 0.05 पर डे, और हमें निकालना है किसके लिए, 400 डेज के लिए। तो डेज कैंसिल हो गए, लेमडा टी की वैल्यू निकल आई 2, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 400। ये तो हमने लेमडा टी निकाल लिया और एक्स की वैल्यू 1 निकाल ली। तो पार्ट ए हो जाएगा हमारा P1 सेमीकोलन 2, 1 इज द रैंडम वेरिएबल, एक एक्सीडेंट का निकालना है हमें और लेमडा टी की वैल्यू 2 आ गई। सो वी पुट द वैल्यूज, वी गॉट 0.270 7, सही है। इसी सवाल को बायनोमियल से भी किया जा सकता है अगर हम लेकिन क्योंकि हम बायनोमियल हमने सिर्फ उसको समझ लिया है, हम बायनोमियल से उसको सॉल्व नहीं कर रहे, तो इसलिए ये वाला पॉइंट हम छोड़ सकते हैं। बायनोमियल से कैसे सॉल्व होगा, आप सिर्फ इसको बायनोमियल के लिए क्या था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती जाए। सो इन दैट केस पॉइसन का जो क्वेश्चन है वो बायनोमियल के जरिए सॉल्व हो सकता है। वो इन्होंने यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 days विद एन एक्सीडेंट। एट मोस्ट 3 days, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन जो है एक एक्सीडेंट में, एट मोस्ट 3 days, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है। तो हो सकता है एक दिन में एक्सीडेंट हो सकता है 2 दिन में एक्सीडेंट हो सकता है एट मोस्ट 3 days में एक्सीडेंट हो।
और हो सकता है कि किसी भी मतलब दिन अभी पूरा भी नहीं हुआ है, 0 डेज, एक उससे पहले एक्सीडेंट हो जाए। सो इट मीन्स 0 से 3 तक का हमें सम निकालना है एट मोस्ट। सो ये हम सवाल टेबल से भी कर सकते थे, अगर हमें लेमडा टी की वैल्यू 2 देख लें हम टेबल में जाके, और 3 तक का आर की वैल्यू 3 तक का हम प्रोबेबिलिटी देख लें, तो वहां से भी हमें निकल सकता है। नहीं तो हम उसका सम खुद भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.857, ये सवाल भी ऑब्वियसली बाइनोमियल से हो जाएगा। In a manufacturing process where glass products are produced, defects or bubbles occur. प्रोसेस है जिसमें, सॉरी थोड़ा सा, प्रोसेस है जिसके अंदर डिफेक्ट्स आए हैं, ग्लास प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स आ गए हैं, बबल्स आ गए हैं, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप मार्केट नहीं कर सकते। इट इज़ नोन, ऐसा होता है, मतलब प्रोसेस में ये सब चीज़ें होती हैं, इस तरह के फॉल्ट्स आ जाते हैं। इट इज़ नोन दैट ऑन एवरेज 1 in every 100 of these items produced has one or more bubbles। ये हमें पता है कि ऑन एवरेज 1000 आइटम्स में से किसी एक में इस तरह के बबल्स होते हैं। What is the probability that a random sample of 8000 will yield for the fewer than 7 items from these bubbles? So on average क्या है, एक 1 in 1000। So lambda की वैल्यू क्या है, 1/1000 आइटम्स, ठीक है। और हमें सवाल किसके लिए करना है, 8000 सैम्पल्स के लिए। तो टी यहाँ पे देखिए, अब टी यहाँ पे टाइम नहीं है, टी यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स है, तो कोई खास सेगमेंट है। हमेशा जो है लैम्डा टी में टी टाइम नहीं होता, जैसे यहाँ पे 8000 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ लैम्डा जो है 1/1000 है। एक आइटम 1000 आइटम्स में से लैम्डा एवरेज वैल्यू 1/1000 है, और टी की वैल्यू यहाँ पे 8000 लिखेंगे, तो म्यू यानी सिंपल और मीन वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी यहाँ। अब आपको म्यू पता चल गया है, और आपको सवाल क्या किया है कि भाई अगर 8000 सैंपल में के लिए फ्यूअर देन 7 से कम आइटम्स के अंदर ये डिफेक्ट आएगा। 7 से कम आइटम्स कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है जिसके अंदर ये डिफेक्ट आ सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इन सब के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनको सम कर लेंगे। सो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस 0.3134। और क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है 8000, और जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है 0.001 बहुत कम है, तो ये सवाल बाइनोमियल से भी किया जा सकता था। दोनों से जवाब 0.3134 मिलेगा। तो आई होप आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और ये पॉइजन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और इसको हम फिर इंशाल्लाह क्लास में भी सॉल्व कर लिए। अब तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्लासेस के अंदर लेक्चर थोड़ा लेट मिल रहा है। So if you have any questions, you can definitely ask in the class or on WhatsApp. So यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिनमें सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे। थैंक यू।